अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल ग्रोइंग प्राइस प्रेशर्स इसका टाइटल है। देखो वैसे तो ये इकोनॉमिक आर्टिकल है, पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बोरिंग भी लगता है, लेकिन कोशिश करेंगे महंगाई पे लिखा हुआ ये आर्टिकल अपने कहानी की तरह पढ़ें, दिमाग में कहानी की तरह सारे पीसीस फिट हो जाएं आपके। देखेंगे कैसे पढ़ना है। पहले आपका क्विज़ देख लो आज का। अगला आधा घंटा जो भी आप सीखोगे कहानी की तरह आर्टिकल को पढ़ोगे, इस क्विज़ पे आपको करना है अप्लाई। कॉम्प्रिहेंशन के, ग्रामर के, वोकैब के, हर तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी एक ट्राई दे सकते हो। आइए कुछ नया सीखते हैं। करेक्ट, ग्रोइंग प्राइस प्रेशर्स। प्राइस प्रेशर मतलब कीमतों का दबाव। महंगाई का दूसरा नाम होता है प्राइस प्रेशर्स, और ग्रोइंग का मतलब है बढ़ती हुई। तो मतलब क्या हुआ? बढ़ती हुई महंगाई। प्राइस प्रेशर मतलब कीमतों का दबाव। और बात किसकी जा रही है? बात की जा रही है ऑन नीड टू टेम इन्फ्लेशन। बात हो रही है नीड की, उस ज़रूरत की जो है टेम करने की, कंट्रोल करने की, इन्फ्लेशन नाम के जानवर को, महंगाई नाम के इस बला को। जानवर मैंने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया टेम। टेम किया जाता है जानवरों को, जंगली जानवरों को। उनके गले में रस्सी वस्सी डाल के उनको कर्ब या कंट्रोल या कॉन्कर करते हैं, तब अपने टेम नाम के वर्ड को यूज़ करते हैं। तो कोई भी जंगली चीज़ जब उसको कंट्रोल करना हो तो ये वर्ड यूज़ होता है। इन्फ्लेशन भी एक जंगली जानवर की तरह ही बिहेव कर रहा है, इसलिए बात की जा रही है नीड टू टेम इन्फ्लेशन। वर्ड्स का मीनिंग समझा करो, क्या कहना चाह रहा है ना। आ जाओ टाइटल पैराग्राफ पे, मालूम चलेगा इसकी पूरी स्टोरी। कह रहा है पॉलिसी मेकर्स नीड टू टेम इन्फ्लेशन और रिस्क इट अंडरमाइनिंग द ग्रोथ दे आर सपोर्टिंग। कह रहा है हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स को, कौन है पॉलिसी मेकर्स? देश के नेता, देश के बड़े बाबू अफसर। कह रहा है बाबू अफसरों और नेताओं को ज़रूरत है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, टेम करने की, और या फिर वो कर लेंगे रिस्क, वो उठा लेंगे जोखिम इस इन्फ्लेशन के इट के अंडरमाइन करने का, कमज़ोर बनाने का, क्रिपल करने का, उसी विकास को, उसी ग्रोथ को जिसको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ग्रोथ को हमारे देश के नेता बाबू अफसर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया ना तो ये इन्फ्लेशन इस ग्रोथ को खा जाएगा जिसको 2 सालों से हमने जिंदा करके खड़ा किया है। आई बात समझ में? पॉलिसी मेकर सब्जेक्ट है, नीड उसकी वर्ब है, इसी की दूसरी वर्ब है रिस्क, और कंजंक्शन के बाद दे की वर्ब है आर सपोर्टिंग। टेम आप जानते हैं किसी को कंट्रोल करना, अंडरमाइन करने का मतलब होता है किसी को कमज़ोर बनाना। ये वर्ड अभी डिटेल में देखेंगे। चलिए आइए पूरे आर्टिकल की सारी वोकैब देख लेते हैं, एक साथ नज़र डालेंगे ताकि स्मूथली बाद में आर्टिकल को अपने पढ़ते जाएं। इफ़ यू आर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट, अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए जनरली प्रिपेयर करना चाहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करूं, 1 से 2 अटैम्प्ट्स में अपने एग्ज़ाम को क्रैक करूं, तो आज आप फ़ायदा ले सकते हैं अनअकैडमी की मेगा 20% ऑफ सेल का। आज रात मिडनाइट तक आपको मिल रहा है अनअकैडमी के हर प्लान पे 20%, फ्लैट 20% ऑफ। काफ़ी महीनों के बाद ऐसी सेल्स आती हैं। अभी जाएं इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, अपने एग्ज़ाम को चूज़ करें, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी। जैसे मैं यहाँ चूज़ कर रहा हूँ बैंकिंग को, और यहाँ आपको दिख रहा है बैंकिंग का आइकॉनिक कोर्स। प्रीलिम्स प्लस मेंस, क्लरिकल और पीओ सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। लाइव क्लासेस है, लाइव डाउट सॉल्विंग है, पीडीएफ नोट्स है, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है। क्लिक करेंगे यहाँ पे आइकॉनिक पे, और यहाँ से आप बाय कर सकते हैं अनअकैडमी का 2 ईयर का बैंकिंग आइकॉनिक कोर्स फॉर 390 रुपीज़ पर मंथ। लेकिन ये प्राइस फाइनल नहीं है। अगर आप यूज़ करते हैं कोड YT10 को, प्राइसेस 20% ऑफ हो जाएंगे। कोड लगाते ही आपको एक कोर्स मिल रहा है 312 रुपीज़ पर मंथ पे। तो ज़रूर से फ़ायदा उठाएं कोर्सेज़ का। आज रात मिडनाइट तक यूज़ द कोड YT10। अपनी वोकैब शीट है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को कमज़ोर बनाना, किसी को अपाइज बनाना, किसी को क्रिपल बनाना, किसी को वीक करना। अब इसी का एक सिनोनिम है अंडरमाइन। अब ये वर्ड कैसे बना है? अंडर मतलब नीचे, माइन मतलब सुरंग। आप खड़े हो, आपके पाँव के नीचे से मैं सुरंग खोद दूँ। सुरंग का मतलब है पाँव के नीचे आपकी ज़मीन जो है ना कच्ची हो जाए, कमज़ोर हो जाए। तो कहने का मतलब है मैं आपको गिराने की बात कर रहा हूँ। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी को गिराना, किसी को कमज़ोर बनाना, है ना। इन्फ्लेशन जो है विकास को, महंगाई जो है विकास को गिरा देगी। तो अंडरमाइन वर्ड को आज आपने आर्टिकल में देखा, डेबिलिटेट का कमज़ोर बनाने का ये सिनोनिम है। प्रोलॉन्ग स्ट्राइक्स हैव डेबिलिटेटेड द इंडस्ट्री। लंबे वक्त से चलने वाली हड़तालों ने, प्रोलॉन्ग स्ट्राइक्स ने पूरी इंडस्ट्री को डेबिलिटेट यानी कि कमज़ोर या अपाइज बना दिया है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोर। सोर का मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना, SOAR, सोर, है ना। एक और सोर होता है SORE, इसका मतलब होता है सूजा हुआ। वो अलग है सोर, है ना, सूजा हुआ। ये सूजा हुआ नहीं है, ये SOAR है। सोर का मतलब है तेज़ी से बढ़ना।
अब सोर के बहुत सारे सिनोनिम्स आज आप आर्टिकल में देखेंगे, जैसे जंप, एक्सेलरेट, राइज, सर्ज, क्विकन। ये सारे महंगाई के जब जब बढ़ने की बात होगी, सोर के सिनोनिम ये वाले आर्टिकल में यूज़ होंगे। सोरिंग ऑयल प्राइसेस हैव पोस्ड अ चैलेंज बिफोर द सेंट्रल बैंक्स। बढ़ते हुए ऑयल प्राइसेस ने, बढ़ते हुए तेल के दामों ने खड़ा कर दिया एक चुनौती को, चैलेंज को, समस्या को दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के लिए, आरबीआई जैसे बैंक्स के लिए। आगे बात समझ में, सोरिंग मतलब बढ़ते हुए। फिर एक वर्ड हमारे पास प्रोग्नोसिस या प्रोग्नोस्टिकेशन। ये वर्ड मैंने अच्छे से बताया हो आपको। ये वर्ड बना है प्री प्लस में डायग्नोसिस से। डायग्नोसिस क्या होता है? जांच। आप डॉक्टर के जाते हो ना, पेट में दर्द है मेरे, चलो देख के बताओ क्या है, तो डॉक्टर आपको एक्सरे करता है या कोई भी डायग्नोसिस आपके ऊपर करता है, ब्लड टेस्ट करता है, वो डायग्नोसिस ही है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ का प्री डायग्नोसिस करने लगो, प्री डायग्नोसिस मतलब समस्या होने से पहले ही डॉक्टर के पास चले जाओ और बोलो कि चेक करके बताओ मुझे कि मेरे में क्या कमी है। मैं आपको यहाँ पे रिलेट करवा रहा हूँ प्री डायग्नोसिस कैसे बना है ना। समस्या होने से पहले ही अगर आप किसी समस्या को डायग्नोसिस करते हैं तो आप प्री डायग्नोसिस करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोग्नोसिस। और इसका मतलब क्या होता है? एस्टिमेशन करना, प्रोजेक्शन करना, भविष्यवाणी करना, है ना। हुआ आपको कुछ नहीं, डॉक्टर के पास गए और ऐसे ही डायग्नोसिस करवा के आ गए और आके आप कह रहे हो कि मुझे तो ये होने वाला है ना, डॉक्टर ने ऐसा बताया। द लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस या प्रोग्नोस्टिकेशन फॉर द इकॉनमी इज़ रादर डिसअपॉइंटिंग। लंबे वक्त में जो प्रोग्नोसिस है, लंबी पिक्चर की अगर बात की जाए, प्रोग्नोसिस की बात की जाए हमारी इकॉनमी के, तो वो कुछ हद तक रादर डिसअपॉइंटिंग है, थोड़ा सा निराशाजनक है। प्रोग्नोसिस और प्रोग्नोस्टिकेशन एक ही बात है, दोनों नाउन्स हैं। प्रोग्नोस्टिकेट नाम की वर्ब से बने हुए हैं। एस्टिमेशन, प्रोजेक्शन, प्रेडिक्शन और प्रेसेज, चारों इसके सिनोनिम है। प्रेसेज इसका सिनोनिम है, ये भी आज आर्टिकल में आएगा। प्रेसेज का मतलब भी यही होता है, पहले से भविष्यवाणी करना। अगला वर्ड है अपने पास एक्सपेडाइट। अब देखो दो वर्ड्स हैं ये अलग अलग। पहला है एक्सपेडाइट, दूसरा है एक्सपीडिएंट। जिसमें एन आ रहा है ना, इसको तो अलग कर दो, ठीक है। ये वर्ड तो टोटली डिफरेंट है, इसका एक्सपेडाइट से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन एक्सपेडाइट वर्ड का एक और दूसरा फॉर्म है एक्सपीडिएट, इसमें ए एक्स्ट्रा लगा हुआ है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, एक्सपेडाइट और एक्सपीडिएट एक ही बात है, लेकिन एक्सपीडिएंट ये अलग वर्ड है। आपको देखना है पहले एक्सपेडाइट को या एक्सपीडिएट को। ये एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है चीज़ों को तेज़ करना, है ना, रफ्तार में लाना, एफिशिएंटली किसी चीज़ की रफ्तार को बढ़ाना। वी नीड टू प्रोड्यूस मोर वैक्सीन्स टू एक्सपेडाइट वैक्सीनेशंस अगेंस्ट द वायरस। हमें ज़रूरत है ज़्यादा वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करने की, ताकि वैक्सीनेशन को, टीकाकरण को तेज़ बना सकें, एक्सपेडाइट कर सकें वायरस के खिलाफ। यहाँ पे एक्सपेडाइट की जगह एक्सपीडिएट ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है, दोनों एक ही वर्ड्स हैं ये। अब ये क्विकन, हेसन, रश थ्रू, ये नेगेटिव फॉर्म में हो गया। एक्सपेडाइट मतलब अच्छे तरीके से करना, रश थ्रू मतलब जल्दबाजी करना गलत तरीके से। तो एक सिनोनिम भी है लेकिन नेगेटिव वे के अंदर। अब इसी का एक्सपेडिशियस एडजेक्टिव फॉर्म होता है, जिसका मतलब होता है तेज़ी से होने वाला काम। एक्सपेडाइट मतलब तेज़ी से करना, एक्सपेडिशियस मतलब तेज़ी से होने वाला काम। तो ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे। अब इस वर्ड को एक्सपीडिएंट से कंफ्यूज नहीं करना है। एक्सपीडिएंट का मतलब होता है जो वक्त की नज़ाकत के हिसाब से सही हो, प्रैक्टिकल हो, सूटेबल हो या वाइबल हो ना, फिजिबल हो। अ माइजर वुड नॉट स्पेंड मनी इवन व्हेन इट इज़ एक्सपीडिएंट टू स्पेंड। एक कंजूस कभी पैसे खर्चा नहीं करेगा, यहाँ तक कि जब ये बड़ा ही प्रैक्टिकल हो, एक्सपीडिएंट हो, सूटेबल हो खर्चा करना, है ना। खाना खाना है, खर्चा करना है, कंजूस वहाँ भी खर्चा नहीं करेगा। तो एक्सपीडिएंट ये अलग वर्ड है, एक्सपेडाइट अलग वर्ड है। चलो आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे। ये साथ में इसलिए लेके चलने पड़ते हैं क्योंकि एक जैसे है ना। लीवे, लीवे का मतलब क्या होता है? स्कोप, किसी चीज़ को काम करने का गुंजाइश, है ना, गुंजाइश बोलते हैं हिंदी में। एक्स्ट्रा कैश फ्लो इन द बिजनेस विल प्रोवाइड लीवे टू आवर ऑपरेशंस। एक्स्ट्रा जो कैश है, जो फ्लो है कैश का हमारे बिजनेस में, वो थोड़ी गुंजाइश को पैदा करेगा और ऑपरेशंस के लिए। थोड़ा पैसा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा माल लाएंगे, ज़्यादा माल को बेचेंगे, है ना, तो गुंजाइश पैदा होगी, लीवे पैदा होगा। अब लीवे का सिनोनिम है हेड रूम। हेड रूम, इसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। जहाँ ये वर्ड आएगा इसके पीछे की कहानी आपको बताऊंगा, एक दो वर्ड आपको और याद हो जाएंगे, ठीक है। हेड रूम। लास्ट वर्ड है अपने पास हिंटरलैंड। हिंटर मतलब बिल्कुल अंदर का, लैंड मतलब भूमि। एकदम जंगल बियाबान को बोलते हैं हिंटरलैंड, जहाँ पे सड़क नहीं है, पानी नहीं है, कुछ लोग झोंपड़ी बना के रहते हैं, है ना। अ रिमोट और अंडर डेवलप्ड एरिया इज कॉल्ड हिंटरलैंड। द सेकेंड वेव ऑफ कोविड पेनिट्रेटेड इवन द रूरल हिंटरलैंड्स ऑफ द इकॉनमी। कोरोना की दूसरी लहर ने यहाँ तक कि भेद दिया, पेनिट्रेट कर दिया, घुस गई यहाँ तक कि गाँवों के, रूरल हिंटरलैंड्स में, हमारे देशों के। आई बात समझ में? हिंटरलैंड्स, फार फ्लंग एरियाज भी बोलते हैं, विल्डरनेस भी बोलते हैं और बैकवुड्स भी बोलते हैं हिंटरलैंड्स को। चलिए यहीं पे अपनी वोकैब ख़त्म हुई आज की, डिटेल में करवा दी आपको। ऐसे ही रोज़ 5-5 मिनट स्पेंड करते हो, महीने भर में आपकी वोकैब अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना। चलो आर्टिकल की समरी आपको दे दें। समरी इसमें कुछ है नहीं,
नए डेटा आए हैं और उन डेटा से पता लग रहा है कि इन्फ्लेशन तो और ज़्यादा बढ़ेगा और तेज़ी से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से। सनफ्लावर ऑयल आता है यूक्रेन से, वो महंगा हो जाएगा। रशिया से पेट्रोल आता था, उसकी सप्लाई ख़त्म हो रही है। तो हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़ने वाला है। आरबीआई हाथ पे हाथ धर के बैठा है। अब आरबीआई को हाथ पे हाथ धरना नहीं है, ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए ही इन्फ्लेशन को नहीं रोक रहे थे अभी तक, है ना। लेकिन ऐसा ना हो इन्फ्लेशन को ना रोका और ये जो बची हुई ग्रोथ है उसको भी खा गया। तो आपको कंसर्न टोन में, कंसर्न यानी कि परेशान टोन में बता रहा है आरबीआई को, एंशियस होकर के, कि कुछ करो इससे पहले कि वक्त निकल जाए। आई बात समझ में? कंसर्न है आज की टोन, एंशियस है, परेशान है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है इन्फ्लेशन इन इंडिया continues on a worrying uptrend with the consumer price index based reading accelerating to an 8-month high of 6.07% last month, while wholesale prices logged a double-digit increase for the 11th straight month. कह रहा है इन्फ्लेशन जो है भारत में, इंडिया में जारी है, कंटिन्यू है। और कैसे? एक वरिंग अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड मतलब ऊपर का ट्रेंड, यानी कि चढ़ाव, यानी कि इंक्रीज। और वरिंग मतलब परेशान करने वाला, वरी को पैदा करने वाला। कह रहा है इन्फ्लेशन जो महंगाई है भारत में वो जारी है परेशान करने वाले तौर पे, एक अप ट्रेंड में, एक राइज में। और कैसे भाई, किसके साथ? अब देखो विद इस डेटा के साथ बताएगा। कह रहा है साथ ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड की रीडिंग के। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इन्फ्लेशन का एक ग्राफ होता है ना। तो इन्फ्लेशन के ग्राफ की जो रीडिंग आई है उसके एक्सेलरेट करने के साथ ही, उसके तेज होने के साथ ही, उस रीडिंग के ऊपर जाने के साथ ही। और रीडिंग कहाँ है भाई? एक्सेलरेटेड कहाँ हुई है? ये हुई है, यहाँ टू लगा के बता रहा है, 8 महीने के हाई पे, 8 महीने के सबसे ज़्यादा पे, जो है 6.07% का पिछले महीने, लास्ट मंथ। कह रहे जबकि वाइल जो होलसेल प्राइस है, ये तो कंज्यूमर प्राइस था, मतलब रिटेल इन्फ्लेशन था। कह रहे जबकि जो होलसेलर का जो इन्फ्लेशन है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसने लॉक किया है, इसने रिकॉर्ड किया है डबल डिजिट के एक इंक्रीज़ को, डबल डिजिट के एक जो है मतलब राइज को। और के लिए 11 स्ट्रेट मंथ के लिए, 11वें सीधे मंथ के लिए। तो पहली लाइन में इसने रिटेल और होलसेल इन्फ्लेशन के बारे में बताया कि पिछले महीने क्या हुआ। तो रिटेल इन्फ्लेशन तो जारी है, 8 महीने के सबसे ज़्यादा पे पहुंच गया है, 6.07% पे। और होलसेल जो इन्फ्लेशन है ये भी डबल डिजिट में ही है, यानी 10% से ज़्यादा पे बढ़ रहा है। 11वां महीना लगातार ऐसा हुआ है इसके बढ़ने वाला, 10% से ज़्यादा का। इन्फ्लेशन की वो है कंटिन्यूस, होलसेल प्राइसेस की वो है लॉक्ड। ठीक है। अप ट्रेंड, देखो ये 3-4 वर्ड्स हैं, एक साथ ले लो दिमाग में। अप ट्रेंड, अप टर्न और अप सर्ज, तीनों का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, किसी चीज़ का इंक्रीज होना। इनका उल्टा क्या होगा? डाउन ट्रेंड, डाउन टर्न और डाउन सर्ज। आई बात समझ में? अप ट्रेंड, अप टर्न और अप सर्ज, किसी चीज़ का ऊपर जाना। डाउन ट्रेंड, डाउन टर्न और डाउन सर्ज, किसी चीज़ का नीचे आना। अब एक चीज़ यहाँ पे और नोट करो, डाउन सर्ज नाम का कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं है। ये मैंने लिखा इसलिए ताकि आपको एनालॉजी बने दिमाग में, है ना, सारा सिस्टम सा बने। क्यों नहीं है इसका रीज़न भी जान लो। सर्ज का मतलब ही होता है उठती हुई लहर, उठती हुई लहर, है ना। जब ये लहर ही उठती हुई है तो सिर्फ अप वर्ड के साथ सेट बैठेगी, डाउन वर्ड के साथ सेट बैठ ही नहीं सकती। टर्न और ट्रेंड तो बैठ जाएंगे, ट्रेंड नीचे भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, टर्न नीचे भी हो सकता है, लेकिन सर्ज तो लहर होती है ऊपर उठती हुई, तो उसका डाउन ट्रेंड से कोई भी कनेक्शन नहीं है। सारे वर्ड दिमाग में बैठ गए? चलो। एक्सेलरेट करना मतलब तेज होना, क्विक करना, स्पॉट करना, सोर करना, सर्च करना, राइज करना, जंप करना, चीज़ों का तेज होना, ऊपर आना। ये सारे वर्ड इसी आर्टिकल में एक एक करके देखते जाओगे। चलो अब एक सवाल करूंगा आपसे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन दिमाग से सोचना, ठीक है। सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ 2, नीचे फॉर्मूला भी लिख दिया है, चैलेंज की तरह थ्रो कर रहा हूँ। मुझे चूज करके बताओ, बाय लगाऊं या टू लगाऊं? चलो फॉर्मूला समझ लो। जब भी कोई चीज़ बढ़ती या घटती है, जब भी कोई चीज़ बढ़ती है घटती है, तो आप बाय और टू दोनों से बता सकते हो, ठीक है। फ़र्क क्या होगा? टू से बताओगे कहाँ तक बढ़ी है और बाय से बताओगे कितनी बढ़ी है। मेरी बात समझे? टू से क्या बताओगे? बढ़ के कहाँ पहुँच गई, समझे। और बाय से क्या बताओगे? कितनी बढ़ी है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ये कह रहा है क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज बाय या टू 10%। अगर यहाँ पे 10% लगा दूँ तो इसका मतलब पता क्या है? क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ के 10% हो गए हैं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अरे क्रूड के प्राइस तो डॉलर में होते हैं, $10, $50, $100, $500, परसेंटेज में वो बढ़ या घट सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? क्रूड के प्राइसेस जो है, जिनको नंबर्स में आंका जाता है, मेजर किया जाता है, इनके साथ में आप 2 नहीं लगा सकते। मतलब 10% लिख रहे हो तो ये लॉजिकल हो जाएगा। तो आपको यहाँ लिखना चाहिए बाय 10%।
10% बढ़ चुके हैं वो, है ना। टू व्हाट एक्सटेंट, बाय 10%। अगर 2 लगाया तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको एक नंबर देना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा रोज टू, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 100 या $215 पर बैरल। तो यहाँ पे अगर पैसे की बात करूँगा तो $215 बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज दिख रहा हूँ तो परसेंटेज के साथ में 2 यहाँ पे नहीं आएगा। अब इसकी बात करो, रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 10%। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ चुका है 10% से। अब देखो इन्फ्लेशन जो है परसेंटेज में ही होता है। अगर ये 10% लिख रहा हूँ ना तो इसका मतलब पता है क्या है, इन्फ्लेशन अब 10% हो गया है भारत में। और अगर मैं बाय 10% लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है पहले जितना था उससे 10% ज़्यादा हो गया है। आ रही है बात समझ में? टू और बाय दोनों ठीक हैं। टू बताता है टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब टू व्हाट डेस्टिनेशन, और बाय बताता है टू व्हाट एक्सटेंट, कितना यानी बाय, और कहाँ तक यानी कि टू। थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ लेकिन कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, कभी पूछते हैं सर टू लग गया कभी बाय लग गया, तो आप समझा करो, थोड़ा लॉजिक लगाया करो। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फेब्रुअरीज हेडलाइन WPI इन्फ्लेशन स्पर्टेड टू 13.11%। कह रहे फरवरी का जो हेडलाइन WPI इन्फ्लेशन है, हेडलाइन कौन सा होता है, इन दोनों का एवरेज। कह रहे जो एवरेज इन्फ्लेशन है फरवरी का पिछले महीने का, वो स्पर्ट कर गया, एक्सेलरेट कर गया, क्विक कर गया, सर्ज कर गया, ऊपर आ गया, और कहाँ पे 13.11% पे। तो 2 लगा के बताया गया इन्फ्लेशन कहाँ पे पहुँचा है। यहाँ पे बढ़ा, उसको नहीं बताया गया कितना बढ़ा है ना, वो नहीं बताया गया, बढ़ के कहाँ पहुँचा है सिर्फ ये बताया गया है। कह रहा रिटेल इन्फ्लेशन रिमेन्ड स्टक above the RBI's upper tolerance threshold of 6% for the second month as food price inflation quickened to 5.8%। कह रहा है रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी स्टक है, रिटेल इन्फ्लेशन अभी भी जमा हुआ है, स्टक है, फंसा हुआ है, और किसके ऊपर, RBI की अपर जो है टॉलरेंस की थ्रेशोल्ड से ऊपर। अपर मतलब ऊपर की, थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट, टॉलरेंस मतलब सहने की। तो RBI की जो पेशेंस की जो सहने की जो लिमिट है 6% की, उससे अभी भी इन्फ्लेशन ऊपर ही है, यानी कि 6.07% पे। और कब, दूसरी दफ़ा, दूसरे महीने लगातार। और कह रहा है क्यों, कह रहा है क्योंकि जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है ना, वो क्विक कर गया, वो स्पर्ट कर गया, वो एक्सेलरेट कर गया, कहाँ पे पहुँच गया, वो 5.8% पे। तो अब इसने बताया कि ये 6% कैसे हुआ। 6% का एक हिस्सा है फूड प्राइस। फूड प्राइस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन अभी भी 6.07% पे खड़ा है। आ रही बात समझ में? तो 2 टाइप की इन्फ्लेशन की बात हो रही है। पहले बात कर रहा है रिटेल की, फिर की इसने होलसेल की, फिर की दोनों की एवरेज की। अब रिटेल को तोड़ तोड़ के बता रहा है कैसे रिटेल बढ़ा था। रिटेल इन्फ्लेशन की वर्ब है रिमेंड, फूड प्राइस इन्फ्लेशन की वर्ब है क्विकेंड। क्विकन का मतलब होता है बढ़ जाना। अगेन 2 लगा के बताया जा रहा है कहाँ पे पहुँच गया है, कितना बढ़ा है इसकी बात नहीं कर रहा, 2 लगा के बता रहा है कहाँ पे पहुँच गया है ना। चलो रिटेल इन्फ्लेशन की वर्ब है रिमेंड। स्टक का मतलब होता है फंसा होना। टॉलरेंस मतलब आपकी सहने की क्षमता, पेशेंस या एंड्योरेंस। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट। कह रहा है हाउस होल्ड्स इन द हिंटरलैंड बोर अ बिगर ब्रंट ऑफ द बर्डन एज प्राइस गेन्स मेजर्ड बाय द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल एरियाज सर्ज्ड बाय 69 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम जनवरीज लेवल टू 5.8%। कह रहे जो हाउस होल्ड्स हैं, जो परिवार हैं, जो आमजन है, और कहाँ पे, हिंटरलैंड में, जंगलों में, बियाबान में, गाँवों में, ठीक है। कह रहे इन आमजन ने बोर किया है ब्रंट को। बोर का मतलब होता है सहना, बेयर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ब्रंट का मतलब होता है किसी चीज़ का वार, है ना, किसी चीज़ की चोट। कह रहे इन लोगों ने वार को सहा है, बोर किया है ब्रंट को, इस जो है पूरे लॉस को सहा है। और किसका लॉस, इस बर्डन का, इस प्राइस इंक्रीज के जो है बोझ का। कह रहे कैसे, कह रहे क्योंकि जो प्राइस गेन्स हैं, जो महंगाई है, जो मैशर की गई है, नापी गई है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स रूरल एरियाज़ वाला, है ना, गांवों की जो महंगाई है जो नापी गई है ना, ये महंगाई गांवों वाली सर्ज कर गई 69 बेसिस पॉइंट से। और कहाँ से, जनवरी के लेवल से। और कहाँ पहुंच गई सर्ज करके, 5.87% पे। आई बात समझ में? तो सबसे ज़्यादा जो है महंगाई की बोझ पड़ रहा है गाँवों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है फूड प्राइसेस की। हाउस होल्ड्स की वर्ब है बोर, ठीक है, ये इसको कलर दे देते हैं अपने, पिंक कलर, है ना। हाउस होल्ड्स की वर्ब है बोर। प्राइस गेन्स की वर्ब है सर्ज्ड। मेजर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, प्राइस गेन्स जिनको मेजर किया गया इसके द्वारा, है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्राइस गेन्स के लिए एडजेक्टिव का काम कर रही है। वर्ब तो है यहाँ पे सर्ज्ड। अच्छा, बेयर द ब्रंट, ये मैंने आपको बता दिया, किसी चीज़ का वार सहना, किसी चीज़ का नुकसान सहना। एंड्योर या टॉलरेंस द, टॉलरेट द लॉस। इसको फेस द म्यूजिक नाम के फ्रेज से भी बताया जाता है, और इसको पुट अप विद या कॉप विद भी बोला जाता है, बेयर द ब्रंट ऑफ को। ये बेयर कैसे बना है,
बेयर वर्ब से बना है, बेयर का मतलब होता है सहना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बोर, थर्ड फॉर्म होती है बोर्न। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है, बोर्न द ब्रेंट ऑफ, है ना, अ बिग ब्रेंट ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट करवाता हूँ आपको यहाँ वोकैब का। ये सारे लैंड से बनने वाले वन वर्ड है। यहीं पे वीडियो को पॉज करो, अपने दिमाग से पूछो इतने इनमें से कौन से वन वर्ड्स आप जानते हो। 2-3 तो ईजी हैं और 2-3 अच्छे लेवल के हैं, सब कर चुके हैं अपने। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो एक बार भी नहीं हुआ, 10-10 बार हर वर्ड हो चुका है पिछले 6 महीने में। चलो करवा दूं, लिखूंगा नहीं, टाइम लगेगा, आप खुद ही नोट कर लेना। हिंटरलैंड मतलब गाँवों का एरिया, विल्डरनेस जंगल, समझ गए ना, अंदरूनी इलाके। मदरलैंड मतलब मातृभूमि, ये तो आप जानते ही हैं। हाई लैंड मतलब हाई के ऊपर की लैंड, यानी कि पहाड़ों की लैंड, यानी कि ऊंचा एरिया। कोई भी एरिया हाईलैंड कहलाएगा अगर वो पहाड़ों पे बसा हुआ है। और वैसे ही मैदानी इलाका या ज़मीन के नीचे का इलाका वो कहलाता है लो लैंड। ऐसे एरियाज़ जो कि समुद्र तल की ऊंचाई से नीचे की तरफ हैं, समझ गए ना, लो लैंड। जो कि चलो अब समझ ही गए, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वेटलैंड क्या होता है? ऐसा एरिया जो कि दलदलों से बना हो, वेट भूमि से बना हो, डेल्टाज होते हैं यहाँ पे, है ना, बहुत नदियाँ होती हैं, बहुत दलदल होते हैं, ऐसे एरिया को बोलते हैं वेटलैंड। और वेटलैंड का एक सिनोनिम है मार्शलैंड। वेट मतलब गीला, मार्श मतलब दलदल। दलदली इलाके या गीले इलाके को वेटलैंड या मार्शलैंड दोनों बोल देते हैं, समझ गए ना। मार्श मतलब दलदल, वेट मतलब गीला, ये दोनों एक दूसरे के ऑलमोस्ट सिनोनिम्स हैं। लास्ट बचा है हार्टलैंड। हार्ट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हार्टलैंड का मतलब है किसी भी एरिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, किसी भी एरिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे यूक्रेन का हार्टलैंड है कीव, इंडिया का हार्टलैंड है सेंट्रल इंडिया, है ना, नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया। जहाँ पे किसी देश की राजधानी हो, या जिस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन हो, या जिस एरिया के अंदर पूरा देश जो है निर्भर करता हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन का कहलाता है उसका हार्टलैंड। अमेरिका का हार्टलैंड क्या है? वॉशिंगटन डीसी बोल दो या सिलिकॉन वैली बोल दो, समझ गए। तो हार्टलैंड, ये सारे वन वर्ड्स हैं, ध्यान रखें, आएंगे एग्जाम्स में, वहाँ पे इनको फेस करना है आपको। आ जाओ आगे। कह रहा है प्राइस गेन्स इन की प्रोटीन सोर्स ऑफ मीट एंड फिश jumped by almost 200 basis points from the preceding month to 7.5%। कह रहे प्राइस गेन्स जो हैं की प्रोटीन सोर्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन के सोर्स में, की मतलब इंपॉर्टेंट, और कौन सा? मीट और फिश का, है ना, मांस और मछली का। कह रहा है इसमें जो महंगाई है वो बढ़ गई लगभग 200 बेसिस पॉइंट, और कहाँ से? पिछले महीने से। और बढ़ के कहाँ पहुँच गई? अब देखो 2 लगाया ना, तो कहाँ पहुँची है वो ये बता रहा है, पहुँची है 7.45% पे। ये बेसिस पॉइंट्स का मतलब पता है क्या होता है? सिंपल सा है, 200 बेसिस पॉइंट्स मतलब 2%। पिछले महीने थी 5.45, इस महीने होगी 7.45। यहाँ पे 587 पहुँची है ना, 69 बेसिस पॉइंट्स पढ़ के। अगर मैं अभी कॉम्प्रिहेंशन का आपसे क्वेश्चन पूछूं और आपसे पूछ लूँ कि सर ये 69 बेसिस पॉइंट पहुँची तो है, लेकिन कहाँ से पहुँची है ना, कौन किसके लिए था ये? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल एरियाज। तो पिछले महीने का आप खुद से निकाल सकते हो। 5.87 में से 0.69 को माइनस कर दो, कितना बचा? 5.18। आ रही है बात समझ में? बेसिस पॉइंट क्या होता है? 200 का मतलब है 2%, 69 का मतलब है 0.69%। 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वाइल न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल्स ऑल्सो लॉग्ड इन्फ्लेशन ऑफ 6.13% इन फरवरी, बिलाइंग द सेंट्रल बैंक्स प्रोनोस्टिकेशन लास्ट मंथ ऑफ एन एक्सपेक्टेड ईजिंग ऑफ वेजिटेबल प्राइसेस ऑन फ्रेश विंटर क्रॉप अराइवल्स। कह रहा है जबकि जो न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल्स हैं, ऐसी वेजिटेबल्स जो गुणकारी हैं, जो बहुत न्यूट्रिशन से भरी हुई हैं, है ना, हरी सब्जियां, इन्होंने लॉक किया, रिकॉर्ड किया महंगाई को 6.13% की फरवरी के अंदर। बिलाए करते हुए, देखो लाए मतलब झूठ, बी मतलब करना, बी प्लस में लाए, ठीक है, ये ऐसे बनती है वो, बी प्लस में लाए। तो ये इन्होंने बिलाए करते हुए, झुटलाते हुए, बिलाए करना मतलब झुटलाना, तो ये बढ़ गई 6.13% पे, झुटलाते हुए, गलत बताते हुए, साबित करते हुए सेंट्रल बैंक के प्रोग्नोस्टिकेशन को जो लास्ट मंथ था, और किसका? एक आशा, एक्सपेक्टेड वाली, आशा वाली ईजिंग का, नरमाई का वेजिटेबल के प्राइसेस में, सब्जियों के दामों में। और किस वजह से? फ्रेश विंटर क्रॉप अराइवल्स की वजह से। विंटर के अंदर जो फसल हुई थी उसका जो फ्रेश अराइवल अभी आएगा उसकी वजह से। तो ये हुआ। आरबीआई कह रहा था कि सब्जियां आने वाली हैं जो लोगों ने, किसानों ने सर्दियों में लगाई थी, है ना, तो उसकी वजह से थोड़ी ईजिंग होगी वेजिटेबल प्राइसेस में। तो ये प्रोग्नोस्टिकेशन बिल्कुल जुटला दिया गया। कैसे जुटलाया? जो क्योंकि सब्जियों के जो दाम है वो 6.13% बढ़ गए फरवरी में। न्यूट्रिएंट वेजिटेबल्स की वर्ब है लॉग्ड। लॉग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, बिलाए मतलब झुटलाना, प्रूव करना फॉल्स, या बी इन कॉन्ट्राडिक्शन होना। वर्ड्स को रटो मत,
बी मतलब होना, लाई मतलब झूठा, किसी चीज़ का झूठा बन जाना कहलाता है बिलाई करना, है ना, झूठा बना देना किसी चीज़ को। प्रोग्नोस्टिकेशन मतलब प्री प्लस डायग्नोस्टिकेशन, ऑलरेडी आप जानते हो, किसी चीज़ की भविष्यवाणी, प्री डायग्नोसिस। आगे बढ़ते हैं। एंड इवन दो इन्फ्लेशन इन ऑयल एंड फैट्स eased by more than 220 basis points to 16.44%, there is little room for cheer, given that one can expect a spike again this month in the wake of the abrupt disruption in the supply of edible oils from war on Ukraine, which is the largest source of sunflower oil imported into India. तो अब ये एक एक चीज़ का बता रहा है, पहले मांस मछली का बताया, फिर इसने बताया सब्जियों का, अब ये बात आ गई है सारी अपने जो रिफाइंड ऑयल होता है ना, जो एडिबल ऑयल होता है, जैसे कच्ची घानी का, सरसों का, ऑलिव ऑयल है, इनकी बात कर रहा है। कह रहा है इवन दो, यहाँ तक कि जबकि इन्फ्लेशन जो है ना, महंगाई जो है ऑयल्स और फैट्स में, यानी कि खाने के तेल में, है ना, महंगाई जो है इन चीज़ों में ईज हो गई, नरम पड़ गई 220 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा। अब देखो नरम होकर कहाँ पहुँची है, 2 लगा के बता रहा है 16.44% पे। अगर पहले की बात की जाए तो 220 कम कर दो, मतलब 14 पॉइंट कितना हो गया, 24, है ना। 14-24 से 220 जो है कम हुई है, सॉरी ज़्यादा करना है ना, 220 कम हुई है, तो पहले थी 18.64, है ना। तो 18.64 से 220 कम होकर के आ गई है फरवरी में ऑयल एंड फैट्स में महंगाई 16.44 पे। कह रहा है हालांकि कम हुई है, लेकिन फिर भी ना के बराबर रूम है, गुंजाइश है, लीवे है चीयर के लिए, यानी खुश होने के लिए। चीयर मतलब खुश होना। तो कह रहा है फिर भी खुशी की कोई बात नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है भाई, कम हो रही है महंगाई फिर भी इनमें? कह रहा है इसलिए, कह रहा है गिवन दैट, क्योंकि इस चीज़ को देखते हुए, गिवन दैट कोई भी आदमी एक्सपेक्ट करेगा एक स्पाइक को, एक उछाल को, अगेन दिस मंथ, एक बार फिर से इस महीने, इन द वेक ऑफ मतलब की वजह से, या इस चीज़ के पीछे पीछे, है ना। इन द वेक ऑफ मतलब फॉलोइंग। कह रहा कोई भी आदमी एक उछाल को एक्सपेक्ट करेगा इस महीने, या देखेगा इस महीने, इस चीज़ के पीछे या फॉलोइंग एक एब्रप्ट डिस्ट्रप्शन के, एक अचानक से होने वाली डिस्टर्बेंस के, जो है सप्लाई में खाने के ऑयल की, एडिबल ऑयल की, और कहाँ से, वॉर टॉन यूक्रेन से, ऐसे यूक्रेन से जो वॉर में टॉन है, वॉर से तबाह हो चुका है ना, या हो रहा है। और ये यूक्रेन कौन सा है, ये लार्जेस्ट सोर्स है सनफ्लावर ऑयल का, सूरजमुखी के तेल का, जो इंपोर्ट होता है इंडिया के अंदर। तो सारा सूरजमुखी अब रशिया जो है यूक्रेन का निकाल के ले गया है, अपने पास कुछ आएगा नहीं इस महीने से। और आप जो देख रहे हो ऑयल के अंदर जो है ना, कम हुई है जो ऑयल के अंदर महंगाई, वो अगले महीने आप बढ़ती हुई देखने वाले हो। इन्फ्लेशन की वर्ब है ईज्ड, ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं, है ना। वन की वर्ब है कैन एक्सपेक्ट, रूम की वर्ब है इज, देयर से क्लॉज शुरू हो रहा है, इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। लिटिल का मतलब है ना के बराबर। चीयर मतलब खुशी। एब्रप्ट मतलब अचानक से होने वाली कोई चीज़, सडन या अनएक्सपेक्टेड। इन द वेक ऑफ, इन द आफ्टरमाथ ऑफ, या इन द बैकड्रॉप ऑफ, इन तीनों का मतलब होता है फॉलोइंग, ठीक है। क्या मतलब होता है इन तीनों का, फॉलोइंग या आफ्टर। फॉलोइंग या आफ्टर के ही बड़े बड़े ताम झाम वाले फ्रेज हैं, इन द वेक ऑफ, इन द आफ्टरमाथ ऑफ, इन द बैकड्रॉप ऑफ। अगर इनको ना भी यूज़ किया जाए तो सेंटेंस में कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बढ़े आगे। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पूछ रहा था, भूल गया यार, चलो याद आएगा तब पूछ लूँगा, ठीक है। गिवन दैट वाला कॉन्सेप्ट करवा दें, सवाल तो मैं भूल गया, यहाँ पे एक सवाल था, कहाँ चला गया यार, एक सेकेंड, चलो अभी याद नहीं आ रहा। गिवन दैट पे आ जाओ, ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फटाफट से। कहीं कहीं आपको गिवन लिखा हुआ मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं आपको गिवन दैट लिखा हुआ मिलेगा। आपको सही तरीके से सही वक्त पे पहचानना है दोनों में से किस वर्ड को यूज़ किया जाए, ठीक है, गिवन को या गिवन दैट को। देखो गिवन है एक प्रेपोजिशन, गिवन दैट है एक कंजंक्शन। इस सिंपल से फॉर्मूला को दिमाग में बिठा लो, जो गिवन दैट है जिसमें दैट लगा हुआ है वो कंजंक्शन है। अब इसका मतलब क्या होगा, गिवन के बाद में एक नाउन आएगा, हो सकता है उससे पहले एक एडजेक्टिव आ जाए, हो सकता है उससे पहले एक एडवर्ब आ जाए, लेकिन नाउन बिना वर्ब के आएगा, एक ऑब्जेक्ट बन के आएगा। प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा एक नाउन को लेती है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, है ना। नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, वो अलग बात है, लेकिन नाउन की खुद की कोई वर्ब नहीं होगी। लेकिन गिवन दैट के बाद में नाउन तो आएगा, सब्जेक्ट तो आएगा, और उसकी खुद की एक वर्ब भी होगी। कंजंक्शन हमेशा सब्जेक्ट वर्ब के फ्रेज को मिलाती है, कंजंक्शन का काम यही होता है। अब दो सेंटेंसेज आपके सामने, गिवन और गिवन दैट को लगा के देखेंगे, सही लगा है गलत लगा है। द गवर्नमेंट हैज़ कट टैक्सेस ऑन फ्यूल गिवन दैट द इन्फ्लेशन इज राइजिंग। सरकार ने कट कर दिया है टैक्सेस को जो है फ्यूल पे, और देखते हुए इस चीज़ को कि इन्फ्लेशन जो है राइज कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे गिवन लिखा हो, तो इसके बाद क्या रखा हुआ है, एक नाउन रखा हुआ है इन्फ्लेशन, और उसके बाद क्या रखा हुआ है, इस नाउन की वर्ब रखी हुई है इज राइजिंग। जैसे ही आप गिवन देखोगे तो गिवन गलत हो जाएगा यहाँ, क्योंकि
आपने सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर इसके बाद में रख दिया। अब जैसे ही आप सब्जेक्ट वर्ब का पेयर देख रहे हो, क्लोज को देख रहे हो, आपको यहाँ पे लगाना चाहिए गिवन दैट। तो यहाँ पे गिवन आ ही नहीं सकता बिना दैट के, दैट को लगाना ही पड़ेगा। सेकेंड वाले में देखो, गवर्नमेंट हैज़ कट टैक्सेस ऑन फ्यूल गिवन द राइजिंग इन्फ्लेशन। सरकार ने टैक्सेस को कम कर दिया है बढ़ती हुई महंगाई को कंसीडर करते हुए। गिवन दैट या गिवन मतलब कंसीडर करना। अब यहाँ पे गिवन के बाद में इन्फ्लेशन नाम का नाउन आ रहा है, उससे पहले एक एडजेक्टिव आ रहा है राइजिंग, नाउन की कोई वर्ब नहीं है, सीधे सीधे गिवन यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे अगर गिवन दैट रखा सेंटेंस गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलो, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा था एडिबल मतलब खाने लायक, एडिबल मतलब खाने लायक, ठीक है, एडिबल मतलब खाने लायक। पीने लायक चीज़ के लिए वन वर्ड क्या होता है? ठीक है, सब लोग कोशिश करना कमेंट्स में अपडेट करने की, कई बार कर चुके हैं इस वर्ड को। एडिबल मतलब खाने लायक, पीने लायक चीज़ के लिए इंग्लिश में कौन सा वन वर्ड होता है? मैं भी डालूंगा कमेंट्स में, जो सही डालोगे उनका हार्ट भी दूंगा। कह रहा विद प्राइस गेन्स इन क्लोथिंग एंड फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन all running well above 8% levels, the overall trend in retail inflation is now clearly broad-based across consumption categories and disconcertingly way above tolerance levels। कह रहे के साथ ही, अच्छा किसके भाई? प्राइस गेन्स के, महंगाई के। और किस में? क्लोथिंग और फुटवेयर में, कपड़ों में और चप्पलों में, जूतों में। फ्यूल में यानी कि तेल में, है ना, पेट्रोल में, डीजल में। और लाइट और ट्रांसपोर्ट में, है ना। और कम्युनिकेशन में यानी कि जियो और एयरटेल के प्राइसेस में। समझ गए ना? कह रहा है हर चीज़ में प्राइस गेन्स के साथ ही, महंगाई के साथ की। और कह रहा है इनके सभी के रन वेल अबव करने के साथ ही 8% से ज़्यादा की ऊपर लेवल पे। हर चीज़ के अंदर महंगाई 8% से ज़्यादा होने के साथ ही विद हुआ क्या? कह रहा है जो ओवरऑल ट्रेंड है ना, ओवरऑल जो रुझान है रिटेल इन्फ्लेशन का, महंगाई का, वो है साफ साफ ब्रॉड बेस्ड, हर तरफ फैला हुआ। ये वर्ड अभी देख के बताऊंगा, ब्रॉड बेस्ड, हर तरफ फैला हुआ। और कहाँ पे? हर कंजम्पशन कैटेगरी में, हर टाइप की कंजम्पशन की कैटेगरी में। और ये बहुत ही डिसकंसर्टिंगली, बहुत ही डिसअपॉइंटिंगली, बहुत ही निराशाजनक तौर पे, परेशान करने वाले तौर पे वे अबव है आरबीआई के टॉलरेंस लेवल से, वो लेवल से जिसको आरबीआई ने सहने के लिए पहले फिक्स किया था। टॉलरेंस लेवल मतलब आरबीआई का पेशेंस लेवल। आगे बात समझ में? तो हर चीज़ में महंगाई बढ़ चुकी है। जियो के रिचार्ज महंगे हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, है ना, फुटवेयर, महंगी चप्पलें, महंगे जूते, महंगे कपड़े। इस वजह से ओवरऑल ट्रेंड जो है हर जगह आपको देखने को मिल रहा है, ब्रॉड बेस्ड है और हमारे सहने के जो लेवल है उससे काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेंड की वर्ब है इस। डिसकंसर्टिंगली मतलब इन अ डिसकंसर्टिंग या डिस्टर्बिंग या अपसेटिंग मैनर। डिसकंसर्ट मतलब डिस्टर्ब करना, है ना, तो डिसकंसर्टिंगली मतलब डिस्टर्बिंग मैनर में सबसे ज़्यादा, सबसे जो है ये आगे है। अब ये ब्रॉड बेस नाम के वर्ड को देख लो, होता क्या है फटाफट समझा देते हैं। बेस मतलब आधार, ब्रॉड मतलब फैला हुआ, जिसका आधार फैला हो ना वो ब्रॉड बेस्ड होता है। महंगाई इस वक्त ब्रॉड बेस्ड है, किसी एक चीज़ में नहीं है, हर तरफ फैली हुई है। तो जिस भी चीज़ का आधार हर तरफ फैला हो, ब्रॉड बेस्ड। बढ़े आगे, चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। इसको अगर समराइज़ करना चाहें, मैं फटाफट आपको समराइज़ कर देता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ को, ताकि कहानी बने। सबसे पहले बताया इसने रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ गया, फिर इसने बताया होलसेल भी बढ़ गया, फिर इसने बताया दोनों का जो वो है WPI, दोनों की एवरेज है वो भी बढ़ गई, बढ़नी थी, है ना। फिर इसने बताया रिटेल इन्फ्लेशन जो है ना आरबीआई के लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 6% से 6.07% पे आया हुआ है। और क्यों बढ़ा हुआ है? कह रहा है क्योंकि खाने की चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं। अब कह रहा है खाने की चीज़ों के दाम तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे बढ़े, उससे पहले ये जान लो कि गाँवों में ना खाने की चीज़ों के दाम ज़्यादा बढ़े हैं शहरों के मुकाबले, ठीक है। फिर इसने बताया चलो खाने की चीज़ों की बात करते हैं। अगर आप मछली, मांस, अंडे की बात करो तो उसमें इतने बढ़ गए, अगर आप सब्जियों की बात करो तो उसमें इतने बढ़ गए। आरबीआई की सारी जो है इसने प्रोग्नोस्टिकेशन को झुठला दिया। आरबीआई कहता था सब्जियां सस्ती होंगी, लेकिन फिर भी बढ़ गए। और इन्फ्लेशन जो है खाने की चीज़ों में, अगर ऑयल और फैट्स की बात करें तो कम हुआ है, लेकिन खुशी मत मनाना, ये भी और बढ़ेगा, क्योंकि यूक्रेन से सारा सूरजमुखी का तेल आता था, अब वो सूख गया है, यूक्रेन से वापस इंडिया में नहीं आएगा। फिर बात कर रहे हैं, अब भूल जाओ, चलो खाना पीना तो हो गया, अब इसके अलावा कुछ पहनने उतारने की बात करें तो वहाँ भी तो बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या पता लगा, इन्फ्लेशन हर आदमी के लिए हर कैटेगरी में बढ़ता जा रहा है। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, है ना, कहानी की तरह बढ़ना है। कह रहा है साथ ही साथ ऑल्सो विद द पम्प प्राइसेज ऑफ फ्यूल येट टू रिफ्लेक्ट द रिसेंट अपसर्ज इन ट्रेडिशनल ऑयल प्राइसेज इन द वेक ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ द साउथ वेस्टर्न नेबर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन्फ्लेशन इज सर्टेन टू क्लाइम शार्पली वंस स्टेट रन रिफाइनर्स रीसेट प्राइसेज टू रिफ्लेक्ट क्रूड कॉस्ट। अब कह रहा है सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि ये सब जो बढ़े हैं ना, ये रशिया वाले प्राइसेस का भी इसमें इफेक्ट आना बाकी है। कह रहा है साथ ही विधि पंप प्राइसेस के, पंप प्राइसेस मतलब जिस प्राइस पे आपको पेट्रोल मिलता है, कह रहा है पंप प्राइसेस के या एमआरपी के फ्यूल के अभी भी रिफ्लेक्ट करने के साथ ही
और किसको, हाल में आने वाले अपसर्ज को, हाल में आने वाले उछाल को, जो है इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में। और किस वजह से, इन द वेक ऑफ फॉलोइंग, यानी रशिया के इन्वेजन के बाद में, जो रशिया का इन्वेजन था, अटैक था इसके साउथ वेस्टर्न यानी दक्षिणी पश्चिमी नेबर को, यानी कि यूक्रेन को। कह रहे रशिया के यूक्रेन को वार करने के बाद इंटरनेशनल प्राइसेस के अपसर्ज के अभी भी हमारे पंप प्राइसेस में रिफ्लेक्ट ना होने के साथ ही, अभी तक पेट्रोल के दाम सरकार ने बढ़ाए नहीं थे। कह रहे इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इन्फ्लेशन है ना, वो सर्टेन है, पक्का है कि वो क्लाइम करेगा शार्पली। और कब, जब स्टेट रन रिफाइनर्स, सरकार के द्वारा चलाने वाली रिफाइनरी कंपनियां, जैसे कि ONGC है ना, जैसे कि जितने भी रिफाइनरी कंपनीज है ना, IOCL है, ये रीसेट करते हैं प्राइसेस को ताकि वो रिफ्लेक्ट करें क्रूड की कॉस्ट को। तो सरकार ने चुनावों के चक्कर में पंप प्राइसेस को नहीं बढ़ाया, लेकिन क्रूड के दाम दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कह रहे अब उनका स्वाद चखने को मिलेगा सबको, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुए हैं सरकार इनके दाम हमारे लिए बढ़ाने वाली है। आई बात समझ में। इन्फ्लेशन की वजह इज़, रिफाइनर्स की वजह रिसेट, येट टू रिफ्लेक्ट, मतलब अभी भी रिफ्लेक्ट होना बाकी है। इन द वेक ऑफ, इन द आफ्टरमाथ ऑफ, इन द बैटर ऑफ, यानी कि फॉलोइंग या आफ्टर। अप सर्ज, अप ट्रेंड, अप टर्न, समझ गए ना, किसी चीज़ में उछाल। कह रहे द प्राइस ऑफ इंडियाज क्रूड बास्केट हैड ऑलरेडी रिजन बाय ओवर $20 अ बैरल सिंस December to 94.07 लास्ट मंथ, एंड विद ग्लोबल क्रूड प्राइसेस करंटली इन अनचार्टेड टेरिटरी ऑन अकाउंट ऑफ द वॉर, the rupee having weakened by about 2.5% against a dollar since the start of conflict, it is hard to see any near-term relief on the fuel prices front. कह रहा है अभी तो मुसीबतें शुरू होने वाली हैं। कैसे? कह रहा है जो प्राइस है, जो दाम है इंडिया की क्रूड बास्केट का, इंडिया के सारे क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट्स, जो इंपोर्ट्स है उनको इकट्ठा कर दे, उनकी टोकरी बना दे, कह रहा है उसका। कह रहे प्राइस जो है इंडिया के एवरेज क्रूड इंपोर्ट का, कह रहा है जो ऑलरेडी रीजन हो चुका है, बढ़ चुका है, और कितना, $20 जितना। अब देखो यहाँ बाय लगा के बता रहा है $20 बढ़ा है, बढ़ के $20 पे नहीं आया है, पहले जो था उससे $20 बढ़ चुका है। कह रहे प्राइस जो है बढ़ चुका है $20 से एक बैरल के लिए दिसंबर से। और अब देखो पहुँचा कहाँ है, अब पहुँचा है $94 जो है लास्ट मंथ। तो पहले कितना था, पहले था 74, अब आ गया 94। आई बात समझ में। कह रहा है और साथ ही पूरी दुनिया में क्रूड के प्राइसेस के हाल में अनचार्टेड टेरिटरी में होने के साथ ही, देखो अनचार्टेड टेरिटरी वो टेरिटरी होती है जहाँ पे कोई इंसान या कोई चीज़ पहली दफ़ा आती है, उसको पता नहीं होता मैं बाहर कैसे निकलूँगी, है ना। कह रहा है वैसे ही ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस के अभी एक नए एरिया में होने के साथ ही, और किस वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ, वजह से इस वॉर के, इनको पता ही नहीं है अभी इनका क्या होगा। ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ सकते हैं या घट भी सकते हैं, आने वाले टाइम में पता लगेगा। कह रहा है इस चीज़ के होने के साथ ही जो रुपी है ना, और रुपी के हैविंग वीकेंड हो जाने के साथ ही, रुपी के कमज़ोर हो जाने के साथ ही, और कितना 2.5% जितना डॉलर के मुकाबले जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। कह रहा है ये बड़ा ही ज़रूरी है, बड़ा ही हार्ड है, बड़ा ही मुश्किल है कि हम देख पाएंगे नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में किसी भी रिलीफ को, किसी भी राहत को फ्यूल प्राइसेस के फ्रंट पे, पेट्रोल और डीजल के फ्रंट पे, यानी मोर्चे पे। देखो सेंटेंस लंबा है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ वर्ड फॉर वर्ड आपके दिमाग में स्ट्रक्चर को बिठा दूँ, ठीक है। एक बार रिपीट कर देते हैं। इंडिया का एवरेज क्रूड ऑयल का प्राइस है जो बास्केट है, बढ़ चुका है $20 पर बैरल से, और कहाँ पहुँच गया 94 पे। कब पहुँचा? पिछले महीने। कहाँ से? दिसंबर महीने से कंपैरिजन में। कह रहा है 74 से पहुँच गया पहले ही 94 पे। और ग्लोबल क्रूड प्राइसेस जो हैं उनके हाल में एक अनचार्टेड टेरिटरी में होने के साथ ही इस वॉर की वजह से, और रुपये के कमज़ोर हो जाने के साथ ही लगभग 2.5% डॉलर के मुकाबले जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। कह रहा है इन सब चीज़ों के साथ ही ये बड़ा मुश्किल है कि शॉर्ट टर्म में कोई भी रिलीफ हमें पेट्रोल डीजल के दामों में देखने को मिलेगा। प्राइसेस की वब हैज़ ऑलरेडी रीजन, इट की वब है इस ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब बिकॉज ऑफ, इसको ओइंग टू या ड्यू टू भी बोलते हैं, है ना। बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू या ऑन अकाउंट ऑफ एक ही बातें हैं, सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। बढ़े आगे। कह रहा है ग्लांस एट लास्ट मंथ्स producer prices of energy basket shows inflation in fuel and power category of the wholesale price index was at 31.5%। कह रहे अगर ग्लांस मारे, ग्लांस का मतलब होता है सरसरी निगाह, है ना, सरसरी निगाह। कह रहे सरसरी निगाह, और कब? पिछले महीने के प्रोड्यूसर प्राइस ऑफ एनर्जी बास्केट पे। ये प्रोड्यूसर प्राइसेस ऑफ एनर्जी बास्केट क्या है? जितने भी ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं, है ना, सारी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, रशिया है, ओपेक प्लस का पार्ट है, इन सब का अगर एवरेज प्राइस आप निकालें तो इनका वो उसको बोलेंगे
प्रोड्यूसर प्राइस ऑफ एनर्जी बास्केट, पूरी बास्केट पूरी टोकरी का अगर प्राइस निकालें, कह रहा है अगर इनके एवरेज प्राइस पे एक सरसरी निगाह डाली जाए तो ये निगाह शो करती है, ग्लांस दिखाता है कि इन्फ्लेशन जो है फ्यूल और पावर कैटेगरी में होलसेल प्राइस इंडेक्स के वो वॉज था 31.5%। तो ये ओपेक कंट्रियों ने 31.5% जो है अपना एवरेज दाम बढ़ा दिया है। कहने का मतलब ये अगर ग्लांस भी दोगे ना, एक सरसरी निगाह से देखोगे तो आपको दिखाई देने में जो है आएगा। ग्लांस की वर्ब शोज, इन्फ्लेशन की वर्ब वॉस। आगे बढ़ो, कह रहा एंड इन अ साइन दैट मैन्युफैक्चरर्स आर नो लॉन्गर एबल टू कीप अब्जॉर्बिंग कॉस्ट प्रेशर्स, इन्फ्लेशन इन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स accelerated to 9.84%, presaging more pain for the consumers। कह रहा है और एक साइन में, एक निशान में, दैट वो ये कि मैन्युफैक्चरर्स अब बिल्कुल भी एबल नहीं है, बिल्कुल भी सक्षम नहीं है कि वो कीप करें एब्जॉर्व, वो जारी रखें सहना, एब्जॉर्व करना कॉस्ट के प्रेशर्स को, बढ़ी हुई जो है दाम कीमतों के दबाव को। कह रहा है एक ऐसे साइन में कि जिससे देख के लगता है मैन्युफैक्चरर्स जो हैं अब वो बिल्कुल भी रॉ मटेरियल के प्राइसेस में जो दामों में जो इजाफा हुआ है उसको बिल्कुल भी सहने को तैयार नहीं है। कह रहा है ऐसे एक साइन में हुआ क्या, इन्फ्लेशन जो है ना मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का वो बढ़ के हो गया 9.84%। और कैसे, प्राइसेस करते हुए, फोरटेल करते हुए, प्रिडिक्ट करते हुए, प्रोग्नोस्टिकेट करते हुए और ज़्यादा दर्द को, पीड़ा को, पेन को कंज्यूमर्स के लिए। तो जैसे ही मैन्युफैक्चरर्स ने इतना इन्फ्लेशन से अपने दामों को बढ़ाया, इसको देखते ही हमें पता लग गया कि अब ये मैन्युफैक्चरर्स बिल्कुल भी तैयार नहीं है कॉस्ट प्रेशर्स को एब्जॉर्व करने में। अब ये कंज्यूमर से पैसा उगाएंगे, अपनी जेब से बिल्कुल भी पैसा नहीं देंगे। मैन्युफैक्चरर्स की वर्ब है आर, इन्फ्लेशन की वर्ब एक्सेलरेटेड। अगेन टू लगा के आप बता रहे हो इन्फ्लेशन कहाँ पे पहुँचा है। प्रेसेजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है, प्रेसेज करना, प्रेडिक्ट करना, फोरटेल करना, किसी चीज़ के बारे में पहले से बताना। हर चीज़ के आपको आंकड़े दे रहा है, एक एक चीज़ को आपको पकड़ पकड़ के बता रहा है कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, लास्ट एक दो सेंटेंस बचे। कह रहा है RBI Deputy Governor Michael De Patra had last week cited the headroom available for the government to cut taxes on fuels as a source of comfort on the inflation front। कह रहे गवर्नर साहब ने पिछले वीक ही साइट किया था, हवाला दिया था उस हेडरूम का, उस कंफर्ट जोन का। हेडरूम मतलब गुंजाइश का, है ना, लीवे का, जो अवेलेबल है गवर्नमेंट के लिए कट करने के लिए टैक्स को फ्यूल पे, और कैसे एक सोर्स के तौर पे, एक स्रोत के तौर पे कंफर्ट का इन्फ्लेशन के फ्रंट पे। गवर्नर साहब ने पहले ही बोल दिया था, पिछले हफ्ते हवाला दे दिया था कि सरकार के पास एक थोड़ा सा हेडरूम है, थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है लोगों को राहत पहुंचाने की। सरकार अपना टैक्स थोड़ा सा कम कर सकती है लोगों को इन्फ्लेशन के मोर्चे पे थोड़ी राहत देने के लिए, है ना। ग्लोबल प्राइस तो बढ़ रहे हैं फ्यूल के, उसमें कुछ कर नहीं सकती। सनफ्लावर ऑयल नहीं आएगा यूक्रेन से, उसमें कुछ कर नहीं सकती। बस एक ही हेडरूम है, एक ही गुंजाइश है कि अपना खुद का टैक्स जो है पेट्रोल डीजल पे थोड़ा सा कम कर दे। पात्रा साहब की वो है हैड साइटेड, साइट का मतलब होता है हवाला देना, हेड रूम, लीवे, मार्जिन, स्कोप, एल्बो रूम, है ना, किसी भी चीज़ के लिए गुंजाइश की जगह। कह रहा विद द RBI's latest consumer confidence survey showing most durable households reporting further increases in overall spending on essentials and remaining far sanguine on the prices outlook. Policy makers need to act expeditiously to tame inflation or risk it undermining the very growth they are currently focusing on supporting। करेक्ट के साथ ही RBI के अभी अभी आए हुए लेटेस्ट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के, और क्या इस सर्वे के दिखाने के साथ ही, शो करने के साथ ही, और क्या कि ज़्यादातर हाउस होल्ड जो हैं, ज़्यादातर जो परिवार हैं, जो आमजन हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं और ज़्यादा इजाफे को, इंक्रीज़ को ओवरऑल स्पेंडिंग में, ओवरऑल उनके खर्चे में जो होने वाला है ज़रूरी चीज़ों पे, इसेंशियल्स पे, रोटी कपड़ा मकान पे। और इन लोगों के ओवरऑल जो हाउस होल्ड्स के रिमेन होने के, बने रहने की फार फ्रॉम सैंग्विन, सैंग्विन मतलब आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, हाईली ऑप्टिमिस्टिक, और फार फ्रॉम मतलब दूर। इन लोगों के ऑप्टिमिस्टिक से फार फ्रॉम होने के साथ ही, दूर होने के साथ ही, और किस पे, प्राइसेस के आउटलुक पे, प्राइसेस के रुझानों पे। तो सर्वे में यही पता लगा, लोग यही कह रहे हैं चीख चीख के कि हमें तो लगता है रोटी कपड़ा मकान भी कमाना और खाना मुश्किल हो जाएगा, और हम तो बिल्कुल भी आशावादी नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है प्राइसेस के आउटलुक को लेकर के आने वाले वक्त में। कह रहा है इस खराब सर्वे की रिपोर्ट के साथ ही हुआ क्या, हमारे देश के बाबू नेता और पॉलिसी मेकर्स को ज़रूरत है कि वो एक्ट करें इन एन एक्सपीडिएट मैनर, एक्सपीडिशियसली, है ना, इन अ क्विक मैनर। और क्यों, इस इन्फ्लेशन नाम के जानवर को टेम करने के लिए, और या फिर ना करें ऐसा, या फिर वो रिस्क करें, इस जोखिम को उठाएं कि ये इन्फ्लेशन
अंडरमाइन करेगा, अपाइज बनाएगा उसी खास ग्रोथ को, वेरी ग्रोथ को, जिसको ये नेता और बाबू फोकस करके बैठे हैं सपोर्ट करने के लिए। आगे बात समझ में? वर्ड फॉर वर्ड पूरा सेंटेंस मैंने आपके सामने ब्रेक कर दिया। डेटा खराब आया है, लोग बड़े निराशावादी हैं, अनऑप्टिमिस्टिक हैं, है ना, पैसिमिस्टिक हैं। सरकार को ज़रूरत है कि फटाफट कुछ एक्ट करे। ग्रोथ को बचाने के लिए ही इन्फ्लेशन को बढ़ने दिया जा रहा था, लेकिन ऐसा ना हो जिसको बचाने के लिए इन्फ्लेशन को बढ़ाया है उसी को इन्फ्लेशन जो है आने वाले वक्त में खा जाए। पॉलिसी मेकर्स की वर्ब है नीड, दूसरी वर्ब है रिस्क और कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं दोनों वर्ब्स। एक्सपीडिशियसली, क्विकली, है ना, स्विफ्टली, फास्टली, तेज़ी से। टेम का मतलब होता है जो है, समझ गए ना, किसी को कंट्रोल करना। अंडरमाइन, क्रिपल, डेबिलिटेट, वीकन, किसी को कमज़ोर बनाना। देखिए वर्ब आर करंटली फोकस्ड ऑन, फोकस्ड ऑन, कंसंट्रेट ऑन, याद है फोकस प्लस में ऑन, कंसंट्रेट प्लस में ऑन, ये ऐसे ही चलता है। चलिए पूरे आर्टिकल का कर दिया हमने पोस्टमार्टम। अगर ऐसे पढ़ना जानते हो तो आप इंग्लिश में कोई रोक नहीं सकता आपको 30 में से 28 नंबर लेने से। 30 तो मुझे नहीं पता कब आएंगे आपके, या किसी के भी आते होंगे नहीं आते होंगे, लेकिन 30 में से 28 नंबर या 50 में से 48-45 नंबर आ जाते हैं। और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, आधे पौने घंटे की रोज़ की, क्लास में रेगुलर रहो। जो लोग रहते हैं उनको पता है ऑलरेडी से। अब आपका क्विज़ है, आपके पास ऑप्शंस रखे हुए हैं सामने। अपने आप से कैलकुलेट करके बताना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा वाला झूठा है। सच्चे हैं 3 और 1 है झूठा, ठीक है। अब वो कितना बढ़ा था, कितने बेसिस पॉइंट से, माइनस प्लस करके देख लेना। 4 तरह की कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं। अब आपको ढूंढ के निकालना है कौन सी कैटेगरी में मैंने गलत इन्फ्लेशन को नोट किया है, ठीक है। निकाल लोगे ना, कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से आप मैच कर लेना मेरे आंसर से अपने आंसर को। सेकंड में आपसे पूछ रहा है ऑन गोइंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की कौन सा एक डायरेक्ट बीरिंग, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, डायरेक्ट प्रभाव नहीं होगा भारत के ऊपर, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो डायरेक्ट प्रभाव नहीं कहलाती, जो हुआ है रशिया यूक्रेन जो है कॉन्फ्लिक्ट से। 4 चीज़ें आपको बताई गई हैं। पहला जो है क्रूड ऑयल का 200 बैरल डॉलर पे आ जाना, ठीक है। दूसरा जल्दी से या एब्रप्ट से होने वाला इंक्रीज जो है इन्फ्लेशन का रूरल एरियाज़ में। तीसरा डिसरप्शन जो है सप्लाई में एडिबल ऑयल्स को इंडिया के लिए। और चौथा है ईज जो है प्राइसेस में, नरमी जो है दामों में सनफ्लावर ऑयल्स के। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है रशिया यूक्रेन के प्राइसेस से है? 3 चीज़ों का नहीं है, 1 चीज़ का खाली है। आप खुद समझदार हो, मैं बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको, ठीक है। चलो आराम से ढूंढ लो, आंसर को यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। खाली सी का डायरेक्ट जो है इंडिया के ऊपर डायरेक्ट बेरिंग है। ए, बी और डी बिल्कुल गलत है। क्रूड का प्राइस $20 पर बैरल से, समझे, यहाँ पे आया नहीं है $20 पे। $20 पर बैरल महंगा हुआ है, पहले 74 था फिर 94 हुआ है। $20 पर बैरल पे क्रूड जो है कभी भी नहीं आया, तो फर्स्ट इसलिए गलत हो गया। दूसरा, रूरल एरियाज़ में जो इन्फ्लेशन आ रहा है उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से, एटलीस्ट आर्टिकल में तो कहीं भी कनेक्शन नहीं बिठाया गया। तीसरा, सनफ्लावर ऑयल के प्राइसेस में ईजिंग नहीं होगी बल्कि हार्डनिंग होगी। सनफ्लावर ऑयल जो है कम होगा यूक्रेन से आना, ईजिंग होने का मतलब होता है नरमाई आना दामों में। नरमाई नहीं होगा, दाम तो ऊपर आने वाले हैं। तो डी इसलिए गलत है, बी इसलिए गलत है, ए इसलिए गलत है, सी आपका आंसर है, सी बिल्कुल सही है। डिसरप्शन होगी एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस में इंडिया के लिए। लास्ट में आ जाओ क्लोजेस्ट पे। यहाँ पे आपसे पूछा है अगेन टू, बाय, एट और विद, चारों में से कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करोगे? करवा चुका हूँ ना ये कॉन्सेप्ट आपको। बाय से बढ़ता है, टू से बढ़ता है, टू से और बाय से क्या फ़र्क है ना। फर्स्ट में, थर्ड में आपको ये बताना है। फोर्थ में गिवन और गिवन दैट के बीच का डिफरेंस बताना है, वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, कब गिवन दैट कब गिवन लगेगा। और फिफ्थ में आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वर्ड सेट बैठेगा, हार्डलैंड, हिंटरलैंड, वेटलैंड और मार्शलैंड। 5 क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाके चेक करें, डिटेल में आपको करवा दिया है। आई होप एटलीस्ट आपके 3 मार्क्स जरूर आएंगे। क्विज बहुत अच्छे लेवल का है, 3 मार्क्स आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है ना। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन साइनिंग आउट।